देखिए, इसके पहले कि लेक्चर शुरू हो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। 2 मिनट लगना है, जानते चलिए। देखिए, जो हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, इसका पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, जिसकी फीस है मात्र 300 रुपये। और इसमें आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के मंथली करंट अफेयर्स क्विज और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल का संग्रह भी दिया जा रहा है जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर विभिन्न सब्जेक्ट के लगभग 700 टॉपिक्स के आपको पूरी की पूरी नोट्स प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, डेली 10-10 पेज के बेसिस पे वह नोट्स प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इन सब के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके भेजना होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया मेरे कर लो। और इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, तभी आपको लगातार चैनल के सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए, बस इतना ही है, लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि माउस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसी वजह से लेक्चर जो है वह अचानक से बंद करना पड़ा था। कहते नहीं, विपत्ति आती तो सारी एक साथ आती, बस वही परिस्थिति चल रही है इस समय हमारे साथ। तो चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल पिछले लेक्चर में हमने जो है 28 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से। और लेक्चर्स के अंत तक बना रहा करिए और पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। हम बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाले हैं। इसी महीने आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देने हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। लाला लाजपत राय एक बार जब असहयोग आंदोलन को लेकर के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में कलकत्ता में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग शेर ए पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वह वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये देखिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। कौन? लाला लाजपत राय। पता नहीं यहाँ पर इन्होंने यह क्यों बता दिया है, तो जान लीजिए बता दिया है। तो अगला एनी बेसेंट के बारे में भी आपको बताया गया कि यह जो है प्रथम महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब? तो 1917 में। ठीक है, और एनी बेसेंट जो है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी थी और इसकी अध्यक्ष भी बनी कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 से लेकर के 1933 तक। वहीं मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार वर्ष 1919 में और एक बार वर्ष 1928 में। हालांकि जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक अलग पार्टी स्थापित की थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तिलक जो है वह कभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे थे। इन्होंने केसरी तथा मराठा पत्रों का संपादन भी किया था और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया था। कब? लखनऊ अधिवेशन में। फिलहाल लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल या फिर डी उनमें से कोई नहीं। अभी देखा हमने, लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? ए सुचेता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट या फिर डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या डी लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए,
देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और गया अधिवेशन 1922, इन दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह आप, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ तब तक आप कमेंट करके बताइए और चेक करिए कि तैयारी किस स्तर की पहुँची है आपकी। इसके अलावा इसके बारे में हमने लगातार बात की कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था, जिनका नाम था एनी बेसेंट। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो डायरेक्ट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को पढ़ते समय, कभी कभी प्रश्न में जब ऐसे आ जाता है कि कौन भारतीय महिला सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तब आप इन विकल्पों में ही अगर यही विकल्प दिए हों तब भी आप सरोजिनी नायडू के साथ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलिए, कब बनी थी ये सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, जब कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो यह थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह थी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अब जाकर के आपको देना है ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर, सरोजिनी नायडू। ठीक, कौन से अधिवेशन की? तो कानपुर अधिवेशन की। कौन सा वर्ष? 1925। ठीक है, देखिए वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड मूल की थी। ठीक है, चलिए यह देखिए, यह 1947 से लेकर के 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बताइए। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3 या डी केवल 3। चलिए, जो सही आंसर है इसका वो आप सबको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। इसी में दादा भाई नौरोजी ने यह सुझाव दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय कांग्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया इसका नाम। उसके अलावा इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो इस प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या AO ह्यूम। ठीक, ये सारी बातें प्रथम अधिवेशन को लेकर के। उसके बाद बताइए अभी कहाँ पर आए? दूसरे अधिवेशन। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? दूसरा अधिवेशन पहले हुआ कहाँ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से तीसरे विकल्प के बारे में, जिसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे। लखनऊ अधिवेशन के नाम से पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा देखना जरूरी बनता है, भूमिका बनती रहेगी, है कि नहीं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, यह पुणे में आयोजित होना था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को आयोजित किया गया। वहीं
दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिनको पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निकाल दिया गया था, उनको भी पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था और इस 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। आइए अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची या डी बांकीपुर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार के बांकीपुर में 27 दिसंबर 1912 को या दिसंबर 1912 को। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया किसको? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता स्वीकार किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे R.N. मुधोलकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907 या डी लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। जब उग्रवादियों को भी कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया गया 9 वर्ष के निष्कासन के बाद, और उसी अधिवेशन में इन्होंने यह नारा दिया था तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने जो है लीगली यह स्वीकार कर लिया था पृथक निर्वाचन पद्धति को, जो 1909 वाला था। ठीक है, फिलहाल उसके बारे में अभी वहाँ पर बात होगी। फिलहाल यहाँ देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन को क्या कहा जाता है? कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है या फिर लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो यह कहा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और अगला प्रश्न, चलो भैया ये तो बदल गया, हम कहे फिर से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और चौथा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 2, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताइए तो? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4।
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है अब कांग्रेस के महासचिव बने थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। दूसरी बात, सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला, ना 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 ना, प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी आंग्ल आयरलैंड मूल की एनी बेसेंट जी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो फिलहाल आइए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से और सारी चीज़ों को देखते और समझते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और पिता थे। यह कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे, ये केवल महासचिव बने थे। सी आर दास वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की सी आर दास ने अध्यक्षता की थी। 1922-21 वाला था ना, अभी पहले मैंने आपसे कहा था पूछूंगा। तो 1921 में जब सी आर दास जो है वह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, 1921 में भी सी आर दास को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस समय वह जेल में थे, ठीक है, तो उन्होंने जेल से ही अध्यक्षता की थी और आगे चल करके 1922 में पुनः सी आर दास को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब यह जेल में थे तो जेल में होने के कारण उनकी तरफ से, यानी कि सी आर दास की तरफ से इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी हकीम अजमल खान के द्वारा, और दास ने जेल से ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और आगे चल करके 1922 के गया अधिवेशन में सी आर दास को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने यह कथन कहा था बताइए? ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लाला लाजपत राय। चलिए, यह कथन है जो वह लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि जो कांग्रेस आंदोलन है वह लोगों के द्वारा प्रेरित भी नहीं था और न ही उन्होंने इसे सोचा था और न ही यह आंदोलन किसी भी प्रकार का पूर्व नियोजित या फिर योजनाबद्ध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ए जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड मिंटो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक का कार्यकाल था कर्जन का, जरा बता दीजिए कमेंट करके, तो पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। देखिए, अंग्रेज यह समझते थे कि जो नरमपंथी हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः कांग्रेस को खत्म किया जा सकता है। और इस नीति या इस विचार के जो सबसे बड़े प्रवक्ता या समर्थक थे वे थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने वर्ष 1900 में यह कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही यह गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। और 1903 में अपने लिखे एक खत में उन्होंने कहा था मद्रास के गवर्नर को संबोधित करते हुए कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और इस कारण 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते रहिए और बताइए कमेंट करके कि 1904 में वह कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ज़रा कमेंट करके बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 2 बार चुने गए थे।
ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जब यह कांग्रेस की कर रहे थे, उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि जो है वह रोमन लिपि में लागू कर दिया जाए। जैसे आजकल आप लोग मैसेज नहीं करते हैं कि कृपया यह लिपि लागू करने के लिए, कृपया नहीं, देवनागरी लिपि नहीं, रोमन लिपि लागू करने की बात कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए. सी राजगोपालाचारी, बी. आचार्य JB कृपलानी, सी. महात्मा गांधी या डी. जयप्रकाश नारायण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए एक दल के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? ए. बाल गंगाधर तिलक, दूसरा NC केलकर, तीसरा CR दास और चौथा IB सेन। नीचे कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए 2 एवं 4, बी 1 एवं 2, सी 3 एवं 4 या डी 1 एवं 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए 2 और 4, यानी कि NC केलकर और CR दास को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, भारत का संविधान नहीं, कांग्रेस का संविधान की पार्टी किस प्रकार से और किन रीतियों से कार्य करेगी। देखिए, कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु हालांकि महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक और CR दास का ही सहयोग चाहते थे, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण यह दोनों नेता जो है वह उपलब्ध नहीं हो सके थे। इसी कारण इन दोनों शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं के जूनियरों को या इन्हीं के असिस्टेंट कह दीजिए तो इनके कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और IB सेन को कांग्रेस के संविधान को लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ए. लॉर्ड इरविन, कराची 1931, बी. लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, सी. लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885 या डी. लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। चलिए, हालांकि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। लेकिन जब लॉर्ड विलिंगटन इस अधिवेशन में भाग ले रहा था तो वह गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। यह आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन बाद में बनते हैं। 1931 से 36 तक यह भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था और तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं थे। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल 1931 से 1936 के मध्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C. विजय राघव चेरियार ने की थी? ए. लखनऊ अधिवेशन 1916, बी. नागपुर अधिवेशन 1920, सी. गया अधिवेशन 1922 या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? बी, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की गई थी C. विजय राघव चेरियार के द्वारा। कुछ विशेष जरूर होगा जब ऐसे पूछ ले रहा है। तो इसी अधिवेशन में सदस्यता शुल्क को घटा करके 4 आना कर दिया गया था ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस के सदस्य के रूप में या कांग्रेस से जुड़ सके। ठीक है,
देखिए, सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन के बारे में तो बात हो चुकी थी, यह अंबिकाचरण मजूमदार ने, और 1921-22 की अध्यक्षता किसने की थी, तो चितरंजन दास या सी आर दास ने। वहीं नागपुर अधिवेशन में ही सदस्यता शुल्क को 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। कुछ अगला विशेष, ए नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन या डी लखनऊ अधिवेशन। चलिए, इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। और थोड़ा सा एक नीचे प्रश्न और है इसी से जुड़ा हुआ, इसे भी देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। ए कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। बी वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। ए केवल एक, बी केवल बी, सी न तो ए और न ही बी, या डी ए और बी दोनों। चलिए, पहले बात करते हैं हम लोग ऊपर वाले प्रश्न के बारे में। इसका आंसर जानते चलिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। इसका आंसर भी जान लीजिए कि इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कांग्रेस के 1920 के इस अधिवेशन के बारे में जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेरियार ने। क्या क्या घटनाएं या क्या क्या परिवर्तन इस नागपुर अधिवेशन में हुआ था या स्वीकार किए गए थे, क्या क्या प्रस्ताव। तो सबसे पहले तो इसमें कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को घटा करके 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस पार्टी से या कांग्रेस से जुड़ सके। इसके अलावा इस 1920 के अधिवेशन में ही कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए यह कहा कि उन देशी रियासतों के शासकों को अपनी प्रजा को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। या यूँ समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अपनी नीति की घोषणा करते हुए उन देशी रियासतों के शासकों से यह मांग की कि प्रजा को अब पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे दी जाए, ठीक है। मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। और साथ ही साथ इसी 1920 के अधिवेशन में ही कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी भी प्रदान की थी, ठीक है। तो 3 चीज़ें हुई, सदस्यता शुल्क को घटा करके 4 आना किया गया, देशी रियासतों के प्रति अपनी घोषणा करते हुए कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई कि जो वहाँ की प्रजा है उसको पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्रदान करे उनके शासक। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को भी अपनी मंजूरी दे दी गई कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में ही, ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा भी दिया था। फिलहाल इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे जब हम लोग आज़ादी की बात करेंगे, अभी तो हम लोग गुलामी के दौर में हैं, ठीक है। 1922 में गया के धीरे धीरे ना आगे बढ़ेंगे आज़ादी की तरफ, अभी तो हम लोग कांग्रेस में चल रहे हैं, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, तो फिर क्या तब ना पहुँचेंगे। देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ए चितरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, कई बार बात हुआ है, गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 1922 में वह बने थे चितरंजन दास, ठीक है। चलिए, और 1921 में भी चितरंजन दास ही अध्यक्ष थे, हालांकि यह उस समय जेल में बंद थे, तो हकीम अजमल खां जो है वह इनकी तरफ से अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए, 1922 में जेल से छूटने के बाद सी आर दास को गया में कांग्रेस के सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे विधानसभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया विधानसभाओं के भीतर से असहयोग के माध्यम से भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। ऐसे समझने का प्रयास करिए, इनके शब्दों को अभी थोड़ी देर विराम दीजिए। देखिए यहाँ पर
इनका कहना था कि हम जो विधानसभाएं हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं और इन विधानसभाओं के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, सरकार में शामिल हो जाते हैं और वहीं पर सरकार का विरोध करते हैं। सरकार को किसी भी प्रकार का अगर बिल पारित करना होगा तो हम वो बिल नहीं पारित करने देंगे, सरकार को किसी भी प्रकार का यदि काम करना होगा विधानसभा के माध्यम से हम वह काम नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार का इनका कुछ विचार था। लेकिन इन सब विचारों या इस प्रकार की असहयोग की नीति से जो है वह कुछ लोग असहमत थे, जिनमें शामिल थे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेता जो है वह परिषद में प्रवेश करने की नीति का ही विरोध कर रहे थे। फलस्वरूप इसी अधिवेशन के बाद जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के भीतर से ही स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके 1923 में। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी वर्ष 1932 में। अगला प्रश्न है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा सरोजनी नायडू। कूट है ए 1, 2, 3 तथा 4, बी 1, 3, 4 तथा 2, सी 1, 4, 2 तथा 3 या डी 4, 3, 1 तथा 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 2 तथा 3। महात्मा गांधी देखिए ध्यान रखिएगा कि यह एक बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। वहीं सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है यह 3 बार, कब आज़ादी के पहले की बात हो रही, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन, अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन और दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ए गया, अरे अभी तो देखा यार, बेलगांव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको दिए गए कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और दूसरी तरफ उन सभाओं के नाम हैं, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करिए। ए अबुल कलाम आज़ाद अमृतसर 1919, बी सरोजनी नायडू बम्बई 1934, सी मोतीलाल नेहरू कानपुर 1925, डी राजेंद्र प्रसाद रामगढ़ 1940। कूट है ए 1, 3, 2, 4, बी 2, 4, 3, 1, सी 3, 2, 4, 1 या डी 4, 3, 1, 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 2, 1। अब वहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष बनाए गए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू जो है यह बने थे, बताइए कब? अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष। वहीं सबसे अंत में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह एक विकल्प बचा ना, बम्बई 1934 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, एक बार इन सभी को आइए नीचे से भी देख लेते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष थे, तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष थी। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष थे, तो अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष थे। थोड़ा 1 मिनट अब समय दीजिए। चलिए, कभी कभी होता है ना, प्यास लगने लगती है लगातार बोलते बोलते। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या फिर डी रामगढ़। तो आपको पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1936 का ही फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे रह जाते हैं, लाहौर और लखनऊ का, है कि नहीं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अपने पास रखिए। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि जो समाजवाद है वही भारत की समस्याओं को हल करने का अंतिम कुंजी है, या फिर भारत की समस्याओं को हल करने की जो चाबी है वह है समाजवाद। उनका कहना था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हीं के द्वारा जो है कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और इसी में इन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसी हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी, या फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। आइए फिलहाल एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ये और सबके बारे में बात होने लगी। तो वहीं 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लगातार कितने वर्षों तक? 40 से 46 तक। और यह आज़ादी के पहले सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था किसी एक व्यक्ति का अध्यक्षता का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में क्या नाम है इनका, सोनिया गांधी का सबसे लंबा कार्यकाल है आज़ादी के बाद। ठीक है, जेबी कृपलानी वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, डायरेक्ट करते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस। देख ले रिकॉर्डिंग चल रही है कि फिर बस मैं बोलता जाऊंगा, नहीं चल रही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी आनंद मोहन बोस या फिर डी भूपेंद्र नाथ बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कह रहा हूँ, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद जो है यह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में ही यह कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे। फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन से देखिए।
वैसे उतना कुछ खास नहीं है यह एक्सप्लेनेशन। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आनंद मोहन बोस ने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो वहीं भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियां हैं, एक तरफ विभिन्न कांग्रेस अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ इनके अधिवेशनों के स्थान हैं। इन्हें आपको नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। चलिए, ऑप्शन है ए डॉक्टर M.A. अंसारी हरिपुरा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। कूट है ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 4 2 1 या डी 4 1 3 2। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। मोहम्मद हामिद अंसारी, इनके द्वारा अध्यक्षता कहाँ की गई थी बताइए? इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी मद्रास अधिवेशन की। तो पुरुषोत्तम दास टंडन या पीडी टंडन के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की। सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की। और वहीं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की। आइए इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पीडी टंडन ने की थी। तो मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। तो वहीं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कार्यकाल के बारे में यहाँ नीचे दिया हुआ है, एक बार जान लीजिए। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष हुए। पहले नंबर पर इंदिरा गांधी 1978 से 84 तक, राजीव गांधी 1985 से 91 तक और सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर, जहां पूछा जा रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी JB कृपलानी या फिर डी सरदार पटेल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। देखिए, इन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में जो कि संपन्न हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था और वे आज़ादी के समय तक इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने, यानी कि आज़ादी के तुरंत बाद जब कांग्रेस का 55वां अधिवेशन आयोजित हो रहा था तो कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था जयपुर में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। प्रश्न को इस प्रकार से भी समझने का प्रयास किया करिए आप लोग। तो वहीं महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार लाहौर, लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरदार पटेल ने 1 बार कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए JB कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू,
सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी सी राजगोपालाचारी अथवा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों विचार कर रहे हैं? अभी अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर ए जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक, नेक्स्ट, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित यह संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स का प्रश्न, जवाब देंगे तभी जवाब मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917 या डी अमृतसर अधिवेशन 1919। और यह इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक बार तो प्रश्न आया था कि इनकी अर्थी उठाने में कौन कौन शामिल था, तो वह भी जान लीजिएगा। अभी देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव को बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया। और तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी। हालांकि 1 अगस्त 1920 को ही तिलक का निधन हो गया था और इनके मृत्यु में शामिल हुए थे या इनकी अर्थी को कांधा देने वालों में शामिल हुए थे महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और जबकि मोहम्मद हसरत मोहानी ने उस समय इनकी मृत्यु के समय शोक गीत को पढ़ा था। तो इन सभी चीज़ों को जानते रहिए। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बारे में। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।